Hey guys, what's up? I am Shalini. Welcome to Bansal Tutorial. So guys, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे द मुगल एम्पायर। ये आपका फोर्थ चैप्टर है क्लास 7 की एनसीईआरटी का और ये पार्ट 2 है। तो हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि क्या होगा, आपको पता चलेगा कहाँ से क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, वरना प्रॉब्लम होगी आपको थोड़ी सी समझने में। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी भी आप देख सकते हैं बंसल ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाकर के, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो एंशियंट हिस्ट्री है, क्लास 7 की एनसीईआरटी मिडिवल हिस्ट्री है, और क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे, इसके बाद जो आपकी एडवांस बुक भी कही जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करेंगे। अभी क्लास 6 कर लिया है, क्लास 7 आपका मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास 7 के बाद फिर हम क्लास 8 आपका नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे। तो गाइज़, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बंसल ट्यूटोरियल का आप चैनल ज़रूर फॉलो कर लें। अगर आप बंसल ट्यूटोरियल्स फॉलो कर लेंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर आपको यूट्यूब से अवेलेबल नहीं हो पाती है तो। और अगर इन केस अगर कोई टाइमिंग में कोई चेंजेस होता है, कोई लेक्चर नहीं आना होता है, तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। बंसल ट्यूटोरियल्स का टेलीग्राम का चैनल आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझे करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, तो आप वहाँ पर भी सजेशन दे सकते हैं। या मुझसे अगर पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो एफबी और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मेरी पर्सनल प्रोफाइल का भी आपका इंस्टाग्राम का आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको चैनल का भी, बंसल ट्यूटोरियल्स का भी आपको इंस्टाग्राम का प्रोफाइल मिल जाएगा। दोनों की ही लिंक नीचे अवेलेबल है, आप कोई भी मुझे जो कहीं पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैप्टर शुरू करने से पहले। देखिए, आप सभी मुझे शालिनी कोड यूज़ करके भी अनअकैडमी का आप 10% अनअकैडमी पे आप ऑफ पा सकते हैं किसी भी कोर्स में। अनअकैडमी का यूपी पीसीएस कैटेगरी में आप शालिनी बंसल की प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी लेक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से तो आपको लेक्चर मिल ही रहा है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इफ यू वांट। चलिए बात करते हैं कि हमने क्या सारी चीज़ें पढ़ी थी और कहाँ से आपकी हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। देखिए, हर लेक्चर में मैं आपको ये इसलिए बताती हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो एकदम याद हो जाए। तो चीज़ों पे आप फिर क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, टिप पे हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा किसी भी टाइमलाइन को समझने में। देखिए, जब सबसे पहले जब टाइमलाइन शुरू हुआ था तो 650 से आपका 1206 तक क्या हुआ था, राजपूत का टाइम पीरियड था। किसका टाइम पीरियड था भाई? तो राजपूत का टाइम पीरियड था। इसी समय जो है आपके पाल, प्रतिहार प्लस आपके राष्ट्रकूट, इनकी ये भी क्या होता है, ये भी लड़ाई करते रहते हैं एक टेरिटरी के लिए। आपसे बात किया था मैंने कि कौन से क्षेत्रफल के लिए इनकी, कौन से क्षेत्रफल के लिए इन तीनों की लड़ाई आपस में चलती रहती है। तो आप चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से किस एरिया के लिए लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर आपके सेकेंड नंबर पर होता है, ये तो फर्स्ट हो गया आपका। फिर आपका सबसे पहले क्या होता है, मुस्लिम का इन्वेजन होता है इंडिया में। सबसे पहले मुस्लिम का इन्वेजन किसके द्वारा किया गया था? तो आपके मोहम्मद कासिम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम जो होते हैं पहली बार क्या करते हैं, इंडिया पे आक्रमण करते हैं। कासिम का आक्रमण होता कब है? तो 712 एडी में होता है इनका आक्रमण। तो ये से कर लेते हैं सिंध को कॉन्कर। ओके, तो ये सिंध को कॉन्कर कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके तुर्क का इन्वेजन होता है। जब तुर्क का इन्वेजन होता है तो उस समय क्या होता है, गजनवी आपकी, गजनवी का इन्वेजन सबसे पहले होता है तुर्क से। और ये बहुत ही बदतमीज आदमी है। कितनी बार आक्रमण करेंगे? तो बताया था आपको कि 17 बार आक्रमण करेंगे ये इंडिया में। फिर 1025 में क्या करेंगे, सोमनाथ टेम्पल को लूट पाट के ले जाएंगे। और 1026 में क्या होगा, सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो सोमनाथ टेम्पल है कहाँ? तो सोमनाथ टेम्पल हो गया आपके गुजरात में। तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बार बार कराने का मतलब भी यही है कि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ग्रास्प करें और एग्जाम में गड़बड़ ना हो आपसे। फिर आपके क्या होता है, सेकेंड बार तुर्क का इन्वेजन होता है। सबसे पहले मुस्लिम इन्वेजन होगा, फिर तुर्क का इन्वेजन होगा, फिर दोबारा से तुर्क के द्वारा इन्वेड किया जाएगा इंडिया को। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण। तो आक्रमण किया जाएगा इंडिया पे। तो किसका आक्रमण होगा? तो भाई गौरी का आक्रमण होगा।
गौरी कब से कब तक आक्रमण करेंगे, तो 1775 से आपके 1206 के राइन में इनका काम चलेगा आक्रमण वगैरह का। आप देख सकते हैं राजपूत का ही टाइम पीरियड यहाँ पे देखिए शुरू हो जाता है और इसी के बीच में क्या होता है आक्रमण होता है इनका। आप देख रहे हैं सारे आक्रमण इनके ही टाइम पीरियड में हो रहे हैं, आपके राजपूत में ही, तुर्क का हो रहा है, मुस्लिम का हो रहा है, सबका इन्वेजन इनके ही शासनकाल में हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है गौरी क्या करते हैं, गौरी के जो स्लीव होता है उस वही क्या करते हैं दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है। अब चलिए इस बात को समझिए कि दिल्ली सल्तनत क्यों बोला गया है। देखिए जितने भी ये लोग आते थे, ठीक है, जितने भी लोग जो आते थे ये लोग आपके तुर्क से, तो तुर्क से जो जितने भी लोग आए ये लोग सब ने दिल्ली में रह के ही शासन किया। इनका शासन का केंद्र क्या था, शासन का सेंटर ऑफ पॉइंट क्या था, तो दिल्ली था सेंटर ऑफ पॉइंट। तो दिल्ली सेंटर ऑफ पॉइंट होने की वजह से पहले तो दिल्ली बोला गया। अब देखिए सल्तनत समझ रहे, सल्तनत क्यों बोला गया, सल्तनत इसलिए बोला गया क्योंकि जो भी आपके ये आते थे ये लोग, ये अपने आप को राजा नहीं कह के सुल्तान बोला करते थे। ठीक है, तो राजा नहीं कहते थे, अपने आप को ही सुल्तान कहते थे। सुल्तान से फिर बोला गया इनका सल्तनत है ये, इनकी क्या है, इनकी ज़मीर है बोलते हैं, इनकी ज़मीन है, इनका क्षेत्रफल है, इनका राजपाट है, तो दिल्ली सल्तनत नाम दिया गया। तो इस तरह से दिल्ली का सल्तनत पड़ा, दिल्ली का नाम। तो देखिए सबसे पहले जो आएंगे वो आप कहेंगे एक स्लेव डायनेस्टी। तो ये गौरी के ही क्या होते हैं, स्लेव होते हैं, और इनका नाम भी देखिए स्लेव डायनेस्टी इन्होंने शुरुआत करते हैं। ये स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चलेगी, तो भाई 1206 से 90 के बीच में चलेगी। हमने इसमें काफ़ी सारे राजाओं के बारे में जाना था, इल्तुतमिश के बारे में जाना था, आपके याद होगा आपको रजिया सुल्तान के बारे में जाना था। किसने स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी ये आपको बताना है ये कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको लोग को बताया है तो आप बता दीजिए कि किसने आपकी स्टैब्लिश किया था। अब देखिए सेकंड नंबर पे आपके यहाँ कौन आ जाएंगे, सेकंड नंबर पे आएंगे खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक रहेगी, तो भाई 1290 से आपके 1320 तक रहेगी खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी का काम तमाम। खिलजी के बाद कौन आएंगे आपके, तो खिलजी के बाद आ जाएंगे आपके तुगलक। हमने इसमें जाना था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, यहाँ हमने मोहम्मद तुगलक के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अगर आप अगर एनसीईआरटी के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपको पता होगा। तो 1320 से 1414 तक क्या होगा, तुगलक डायनेस्टी आएगी। और उसके बाद आपकी आएगी सैयद डायनेस्टी। तुगलक के बाद आएगी आपकी कौन सी, तो सैयद डायनेस्टी आएगी। और सैयद कब से कब तक चलेगा, तो 14 से 1520 तक चलेगा सैयद डायनेस्टी। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा, उसके बाद लोधी आ जाएंगे। अब ये लोधी के बाद ही मुगल एम्पायर का होना शुरू हो जाएगा। तो अब लोधी देखिए कब से कब तक चलेगा, 1451 से 1451 से आपका चलेगा कितने वर्ष तक, आपके 1526 तक। ये लोधी तब यहाँ तक शासन करेंगे, 1451 आपके 51 से 1526 तक ये शासन करेंगे। और इसी टाइम पे क्या होगा कि जो इनके जो आपके पंजाब के इनके जो गवर्नर होते हैं दौलत खान लोधी क्या निकलते हैं, गद्दार। अब देखिए गद्दार क्यों निकले, तो घर का भेदी लंका ढाए। इन्होंने क्या किया, इन लोग की देखिए इन लोग थे बहुत ताकतवर, बहुत शक्ति था इन लोग के पास, राजपाट था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन आपस में क्या रहा, सुलह नहीं थी। अब देखिए आपस में सुलह नहीं होने की वजह से क्या हुआ, दौलत खान जो आपके गवर्नर थे उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने इब्राहिम लोदी के राइन में क्या हुआ, बाबर को इनविटेशन दिया। ठीक है, जो उज्बेकिस्तान में बैठा था, बेसिकली उज्बेकिस्तान बोलिए या फिर ये इनका जो जगह था फरगना था, काबुल में फरगना एक जगह था, वहाँ पे ये क्या, वहाँ से ये शासन करते थे। तो ये क्या हुआ, तो इनको इनविटेशन दिया गया कि भाई तुम आओ भारत आओ, दिल्ली पे चढ़ाई करो, दिल्ली पे इसको लोधी को हटाओ, बहुत परेशान हो गए हैं लोधी से, अब काम नहीं चल रहा है, इसको हटाना ही पड़ेगा। तो चलिए जब देखिए भारत को बोला जाता है सोने की चिड़िया, भारत के पास था बहुत सारा पैसा, जब इतना पैसा था तो लोगों की आंखें चंदी आ जाती थी। बाबर को इनविटेशन मिला तो आ बैल मुझे मार, तो ये आ गया भाई लोधी को हटाने के लिए, ये आए। अब देखिए क्या हुआ, जब ये आए आपके यहाँ से काबुल से, जब ये आते हैं तो आते हैं ये काबुल से आते हुए ये आपके दिल्ली में रोके जाएगा इनके द्वारा। दिल्ली में के आसपास जो जगह है आपके वहाँ पे इनको रोका जाएगा, दिल्ली के ऊपर पानीपत है यहाँ पे दिल्ली के ऊपर, तो यहाँ पे हरियाणा वाली जगह में, तो यहाँ पे इनको रोका जाएगा। यहाँ पे किसके द्वारा रोका जाएगा, तो भाई लोधी के द्वारा रोका जाएगा। तो लोधी के द्वारा जब इनको रोका जाएगा तो फिर इन दोनों के बीच में फाइट होगी, तो इनको बोला जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो 21 अप्रैल आपके
1526 में हुआ था। ठीक है, जो भी आपसे सवाल पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, कोशिश किया कीजिए कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। देखिए इससे क्या होता है, इससे क्लास इंटरेक्टिव आपको भी लगेगी अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे तो, और आपको चीज़ें याद हो जाएगी इवेंचुअली। तो इसलिए पार्टिसिपेट किया कीजिए कॉमेंट सेक्शन में। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 21 अप्रैल 1526। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसी तरह से मुगल एम्पायर की नींव रख दी गई भारत में। अब यहाँ से मुगल एम्पायर शुरू हो गया। कहाँ से, तो बाबर से। बाबर ने लोदी को हटाया। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, जो ये पठान थे, अफगानिस्तान वाले जो लोग थे, तो ये जो अफगानिस्तान था, ये क्या था, ये आपके दो ही पठान रूलर थे। एक तो आपके ये आ जाएंगे, आपके जो होगा लोदी डायनेस्टी वाली बात करेंगे, और दूसरी सुर डायनेस्टी जब आएगी हुमायूं के टाइम पे, हुमायूं को हटा करके, तो वो सुर डायनेस्टी के जो रूलर आएंगे आपके शेरशाह सूरी, तो उनका जो पूरा वंश चलेगा वो आपके अफगानिस्तान से होंगे। एक तो लोदी, एक दूसरा आपका सुर डायनेस्टी। अब देखिए मुगल की बात करते हैं, तो मुगल में सबसे पहले आएगा आपका बाबर। बाबर इब्राहिम लोदी को हराएगा 21 अप्रैल 1526 में, और उसके बाद ये अपने शासन की नींव रख देगा दिल्ली पे। तो 1526 से 40 तक क्या करेगा, राज करेगा। और फिर क्या होगा, फिर आपके हुमायूं आएंगे। हुमायूं आते हैं, तो हुमायूं कब से कब तक करेंगे, तो भाई 1530 से हुमायूं क्या करेंगे, सॉरी 40 नहीं होगा, ये 30 होगा। 1526 से 30 तक क्या होगा, बाबर शासन करेगा। और हुमायूं जो शासन करेगा वो 1530 से 40 के बीच में करेगा। अब क्या होगा, हुमायूं के टाइम पे ही क्या होगा, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी क्या करेगा, आक्रमण करेगा, हुमायूं की पिटाई करेगा, हुमायूं को भगा देगा। जब हुमायूं को भगा देगा तो शेरशाह सूरी अपने एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट करेगा। और जो आपका कुछ चलेगा, आपका कब से कब तक, तो 1540 से शुरू करेगा आपका, और ये चलेगा कुछ 1555 तक। तो शेरशाह सूरी का ये शासनकाल कुछ ये 15 साल तक चलेगा। इसमें काफ़ी सारे रूलर्स आएंगे। सुर डायनेस्टी, बेसिकली इसको सुर डायनेस्टी बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको सुर डायनेस्टी बोला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इसके जो लास्ट जो रूलर होगा आपका आदिल शाह। आदिल शाह जो होता है लास्ट रूलर, जो 1554 से आपके 55 तक राज करेगा। अब इनके साइड से एक जो होता था, इनका सेनापति लड़ रहा था, जो हिंदू सेनापति था, बिल्कुल बेसिकली राजपूत था वो। और एक तरफ से अकबर के साइड से, जो बता देती हूँ, बैरम खान लड़ रहे थे। तो अकबर के साइड से कोई लड़ेगा और इनकी तरफ से आदिल खान के साइड से कोई लड़ेगा। आप उसका नाम बताएंगे क्या था, मैंने उनका नाम आपको बताया था, हिंदू गवर्नर थे बेसिकली वो। तो वो दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होगा, और अकबर की जो अकबर के साइड से जो लड़ रहे थे उनकी हो जाएगी जीत। अकबर के साइड से जो लड़ रहे थे उनकी जीत हो जाएगी। और इस तरह से अकबर का शासनकाल शुरू हो जाएगा दिल्ली पे। जब अकबर का शासनकाल शुरू हो जाएगा तो वो कब से कब तक चलेगा, तो 1526 से 1605 तक चलेगा अकबर का शासनकाल। अकबर के बाद इनके बेटे आएंगे जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक चलेगा, तो 1605 से चलेगा 27 तक। अब जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर में दो हैं आपके, कैप्टन विलियम्स हैं, विलियम्स हॉकिंस, और दूसरे हैं आपके थॉमस राव। तो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस और थॉमस राव, दो लोग इनके शासनकाल में आएंगे करने के लिए। फिर आपके नेक्स्ट आएंगे शाहजहां। शाहजहां की अगर बात करेंगे तो 1628 से आपका 58 के बीच में ये क्या है, गद्दी पर बैठेंगे। अब देखिए शाहजहां के बारे में एक दो चीज़ें आपको और याद रखनी है। पहला इन्होंने ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। उसके बाद क्या है, उसके बाद जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, जहाँ बहुत सारे लोग गए होंगे, वो भी इन्होंने ही बनाया है। फिर आपकी बात कीजिए कि ये रेड फोर्ट किसने बनाया है, तो रेड फोर्ट भी आपके शाहजहां ने ही बनाया है। तो ये हो गया आपका। तो शाहजहां के बाद फिर उनके बेटे आ जाएंगे औरंगजेब। औरंगजेब क्या करेगा, 1658 से 1707 तक क्या करेगा, शासन करेगा। तो उनका शासनकाल इतने टाइम से चलेगा। ठीक है, 1658 के साथ 1707 तक इनका शासनकाल चलेगा। और इसके बाद क्या होगा, औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर क्या होगा, ढीला ढीली होने लग जाएगा। अब इनका क्या हो जाएगा, इनका शासन जो वीक हो जाएगा और इनके मरने के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे आपके लेटर मुगल एम्पायर। तो लेटर मुगल एम्पायर जो है उसके बाद आ जाएगा औरंगजेब के बाद। तो उसके बाद फिर ये आपका 1857 तक चलेगा, जो 1858 से फिर उसके बाद क्या होगा, पूरा अच्छे तरीके से ब्रिटिशर्स का रूल हो जाएगा इंडिया के अंडर। लेटर मुगल एम्पायर जो की बात करेंगे तो इस समय क्या होंगे, रूलर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, इनका विघटन होना शुरू हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगा पूरे एम्पायर का। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी है और क्या हम पढ़ने वाले। देखिए, हु वेर द मुगल, मुगल कौन थे, तो बताया था मुगल चंगेज खान और तिमूर।
दोनों में से क्या है, उनकी माता चंगेज खान से, आपके मैंने बताया था आपको कि उनके माता पिता क्या थे, एक चंगेज खान के लाइन से बिलोंग करते थे और एक तैमूर से बिलोंग करते थे। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, मेरे बताने से पहले आगे बता ही दूंगी कि वो अपने आप को किसका लिनेज बताते थे। तो मुगल मिलिट्री कैंपेन क्या होगा, कि क्या चीज़ें थी ये, इसके बारे में हमने देखा था मुगल मिलिट्री कैंपेन के बारे में। मुगल ट्रेडिशन और सक्सेशन हम आज जानेंगे। मुगल रिलेशन कैसा था रूलर्स के साथ, इस चीज़ को देखेंगे। मनसबदार एंड जागीरदार देखेंगे, जब्त एंड जमींदार देखेंगे। तो इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लोजर लुक टू अकबर पॉलिसी, मुगल एम्पायर जो थे 16th सेंचुरी के बाद, उसके बाद क्या इनका हिसाब चला था, इनका क्या रूल हुआ था, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो आज हम 4 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, तो ये सारे बारे में देख लिया था कि रेड फोर्ट के बारे में। रेड फोर्ट आपको दिखाया था कि रेड फोर्ट ऐसा दिखता है, यहीं से आपके प्रधानमंत्री जो है देश को संबोधित भी करते हैं। फिर बात किया था हु वेयर द मुगल्स, मुगल्स कौन थे, तो बताया था चंगेज खान जो थे मंगोल रूलर था, और दूसरा आपका तैमूर, दोनों ही। तो फादर साइड से क्या था, ये आपके सक्सेसर थे तैमूर के, ठीक है। और इनकी मदर साइड से चंगेज खान था। चंगेज खान की हिस्ट्री बहुत ही भयानक थी, इसलिए से मुगल जो है वो आपके क्या है, मुगल आपके चंगेज खान से अपने आप को क्या करते हैं, नहीं कोरिलेट करते हैं, वो तैमूर वंश से अपने आप को कोरिलेट करते हैं। और ये दर्शाने के लिए हर एक रूलर ने तैमूर के साथ अपनी एक फ़ोटो बनाई है, आप देख सकते हैं। बात की थी मिनिएचर पेंटिंग की, छोटी सी पेंटिंग है, इस बात का दावा करने के लिए कि हम सभी तैमूर के साथ ही बिलोंग करते हैं, हम उसी के वंशज हैं। मुगलों ने इसको पुख्ता करवाने के लिए अपनी जो भी मुगल रूलर आते थे वो अपनी पेंटिंग तैमूर के साथ बनवाते थे, इसके बारे में भी देख लिया था। फिर नेक्स्ट है मुगल मिलिट्री कैंपेन। मुगल मिलिट्री कैंपेन में हमने जाना था कि 12 साल की उम्र में बाबर क्या किया था, आपके फरगना का रूलर बन गया था। और उसके बाद क्या है, आपके जो फिर ये इन्वेट करते हैं इंडिया में, ये पूरी कहानी देख ली थी। फिर ये मुगल एम्पायर के बारे में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि किस तरह से कौन सा मुगल एम्पायर कब कब आया, किसके द्वारा आया गया। फिर इसके बारे में देखा था कि किस तरह से मुगल आर्मी कैंपेन करती थी, तोपों का इस्तेमाल किया गया था बाबर के द्वारा, स्पेशली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था, इंडिया में चढ़ाई की गई थी। फिर अकबर के बारे में जाना था, फिर जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, औरंगजेब के बारे में। तो इन सब के बारे में बहुत ब्रीफली जाना था। आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, बहुत सही रहेगा आपके लिए। अब यहाँ डिफरेंट क्या है जगह दिखाई गई है, जहाँ से क्या है, जहाँ पे डिफरेंट रूलर्स ने क्या किया है, आपके आक्रमण किया है। आक्रमण करके जो मुगलों के द्वारा कितना ज़्यादा अपना शासन जो है पूरा फैलाया गया था, उसको दर्शाया गया है यहाँ पे। देखिए, बहुत कम रूलर्स ही हुए हैं जो बहुत इतने अखंड भारत पे आप कह सकते हैं इतने ज़्यादा एरियाज पे शासन कर पाए। तो उसका रीज़न क्या था कि वो इतने बड़े एरिया पे शासन कर पाए थे, हम इसको भी बहुत ही ब्रीफली जानेंगे। देखिए, ये क्या है, ये दिल्ली वाला रास्ता है, ये दिल्ली है, इसके ऊपर है पानीपत। देखिए, यहीं पे लड़ाई चलता है, यहाँ से आते हैं आपके, यहाँ से यहाँ आते हैं, पानीपत में रोके जाते हैं। बाबर को किसके द्वारा रोका जाता है, तो रोका जाता है आपको बाबर को रोका जाता है इब्राहिम लोदी के द्वारा। तो यहीं पे इनकी ढुसुम चलती है, ठीक है। इब्राहिम लोदी के द्वारा यहीं पे रोका जाता है, यहीं पे इनकी ढुसुम चलेगी, अपने एक दूसरे को लड़ाई करेंगे ये। और फिर बाबर क्या करेगा, इब्राहिम को हरा देगा, और इस तरह से मुगल वंश की शुरुआत हो जाएगी। याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526। तो ये इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526। और उसके बाद क्या होगा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ आप सभी बताएंगे। अकबर के टाइम में हुआ था, जब अकबर को इंडिया पे शासन करना था, तो उस समय पे हुआ था। चलिए बता रहे थे, मोहम्मद आदिल शाह के टाइम पे हेमचंद्र विक्रमादित्य लड़ रहे थे आपके आदिल शाह के साइड से, इसको हेमू भी बोलते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। और आपके इनके साइड से, अकबर के साइड से बैरम खान लड़ रहे थे। तो बैरम खान और इनके बीच में लड़ाई होता है। लड़ाई में जीतते कौन है, बैरम खान अकबर के साइड से लड़ रहे थे। मैंने बता दिया है, लेकिन आशा करते हैं कि आपने रिप्लाई ज़रूर किया होगा, तो रिप्लाई किया कीजिए। देखिए, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मुगलों के दौरान कि सक्सेशन का क्या प्रक्रिया चलती थी, ट्रेडिशन क्या था, क्या फॉलो किया जाता था प्रोसीजर को सक्सेशन के पूरे प्रोसेस में। तो देखिए, मुगल क्या करते थे, बिलीव नहीं करते थे किस चीज़ पे, तो प्रीमोजेनिचर में। प्रीमोजेनिचर का मतलब क्या होता है, तो ज्येष्ठ उत्तराधिकार में वो क्या करते थे, विश्वास नहीं रखते थे कि जो पिता के जो बेटा है, सबसे बड़ा बेटा गद्दी मिलेगा, तो इस चीज़ के पे विश्वास नहीं रखते थे। इनको बोला गया प्रीमोजेनिचर। देखिए, तो वो किस चीज़ पे फॉलो करते थे, वो फॉलो करते थे आपके तिमुरिड कस्टम पे, वो तिमुरिड कस्टम पे फॉलो करते थे। और इसको बोला जाता था कॉपर सनरी
कॉपर सेनरी इनहेरिटेंस, ठीक है। तो कॉपर सेनरी इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि कॉपर सेनरी इनहेरिटेंस में होता है कि जितने भी बेटे हैं राजा के उन सबको इक्वल राजपाट दिया जाएगा। तो ये होता है कॉपर सेनरी इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है बता दिया कि जैसे मान लो कि राजा का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो हर क्षेत्रफल को उसके 4 बेटे हैं, तो हर एक हिस्से को चारों बेटों में बांट दिया जाएगा। और यही रीजन था मुगलों के बेटों के बीच में आपस में लड़ाई होने का। मुगल के जो बेटे थे उनका आपस में लड़ाई ही इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि देखिए शहंशाह जो है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पोस्ट है शहंशाह की, वो सिर्फ एक ही बन सकता है, 4 शहंशाह नहीं बन सकते। तो इसकी वजह से पावर के लिए, क्षेत्रफल के लिए, राजपाट के लिए आपस में लड़ाई चलते रहता था और सब एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल उतारू हो जाते थे। और बहुत लोगों को मारा भी है गद्दी पर बैठने के लिए। देखिए मुगल रिलेशन कैसे थे अदर रूलर्स से, अब इस बारे में हम जानेंगे। तो मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। देखिए मुगल क्या करते थे, हमेशा अपने जो भी उनके अथॉरिटी को, जो भी उनके राजपाट को, जो भी उनके दिल्ली सल्तनत को एक्सेप्ट नहीं करता था अपने से ऊपर, उनके खिलाफ ये क्या करते थे, कैंपेन चलाया करते थे, सैन्य अभियान चलाया करते थे और उनको डरा के धमका के अपने अंदर करते थे। मुगल जैसे जैसे पावरफुल होते गए, राजाओं ने अपने आप ही इनको वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से अपने आप ही इनको ज्वाइन कर लिया। राजपूत इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और सबसे अच्छा भी एग्जाम्पल है। देखिए राजपूत में क्या होता था, वो अपनी बेटियों का विवाह भी क्या करते थे, मुगल फैमिली से करवा देते थे, ताकि उनको एक हायर पोजीशन मिले, क्योंकि उनको हायर पोजीशन दी जाती थी। जिसकी भी बेटियों की शादी मुगलों की फैमिली में होती थी, उनके घर वालों को एक अच्छी पोजीशन दे देते थे। बट बहुत सारे लोगों ने रेसिस्ट भी किया इस बात को नहीं माना, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने रेसिस्ट भी किया। अब सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, मेवाड़ आपका जयपुर वाला रीजन ही हो जाएगा, जो राजस्थान वाला जो रीजन है। तो मेवाड़ क्या है, उन्होंने रिफ्यूज किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया मुगल अथॉरिटी को कि हम भाई आपकी अथॉरिटी को, आपकी सर्वोच्चता को क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत लंबे समय तक दोनों के बीच में जद्दोजहद चली, अपने ये मुगल बोलते रहे कि आप एक्सेप्ट कर लो। फिर बाद में इनको हराया गया, सिसोदिया राजपूत को हराया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात अब देखेंगे मुगल की तो ये थी कि ये क्या करते थे, ऑनरेबली ट्रीट करते थे। मुगल के काफ़ी सारे जो सुल्तान हुए, उन्होंने बहुत ही आराम से, बहुत ही ऑनर, बहुत ही इज्जत के साथ लोगों को हराने के बाद, राजपूत के स्पेशली रूलर्स को हराने के बाद क्या हुआ, इनको बहुत ही आराम से ट्रीट किया, बहुत ही इज्जत दी। देखिए लोग क्या होते हैं, इज्जत के भूखे होते हैं। आपको भी अगर 4 बात कोई अगर डांट के सुनाएगा तो आप नहीं सुनोगे, लेकिन वही आपको बात इज्जत से बोली जाएगी, प्यार से बोली जाएगी, तो मानने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही है कि देखिए डिफीट किया गया इनके द्वारा और ऑनरेबली ट्रीट किया गया भी मुगलों के द्वारा इनको। लेकिन बहुत सारे मुगल के रूलर भी आए जिन्होंने बेइज्जत भी किया, तो इनको परिणाम भी झेलना पड़ा। अकबर जो है उन्होंने हमेशा इज्जत दी, इनको पता था कि इसी की जो राजपूत है, ये सिर्फ क्या है, सम्मान के भूखे हैं। अगर इनको सम्मान देंगे तो ये मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, मेरे साथ मिलकर रहेंगे। और राजपूत क्या थे, ब्रेव थे, बहुत ज्यादा ब्रेव थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मुगल क्या करते हैं, डिफीट करते हैं आपके किसको, आप ये इसको आपके सिसोदिया राजपूत को, और फिर राजपूत को अपने अंदर मिला लेते हैं। और लेकिन बहुत ही इज्जत के साथ इनको लैंड वापस करते हैं, इनको बोलते हैं कि आप मेरी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन जो ये लैंड है, लैंड जिसको आप वतन बोलिए, तो इस लैंड को आप मेरे लिए, इस लैंड को आप संभालिए, आप सारा काम काज देखिए। और अकबर ने बहुत ही क्लियर कट पॉलिसी अपनाई थी। वो कभी भी क्या करता था, राजपूतों के अपने घर के निजी मामलों में, राजपूतों के राज्य के निजी मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन जो औरंगजेब आए थे वो बहुत ही हस्तक्षेप किया करते थे राजपूतों के मामले में, और इसकी वजह से ही औरंगजेब का शासन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। और भी काफ़ी सारे रीज़न थे, हम लेटर ऑन डिस्कवर करते रहेंगे क्या रीज़न है। अब देखिए क्या होता था, काफी बार बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता था मुगलों के साथ, आपका जो है एक सम्मान वाला बैलेंस बनाने में, कि कब उनको सम्मान करना है, कब उनको डांटना है। तो एक केयरफुल बैलेंस बनाना कि भाई ह्यूमिलेटिंग, उनको बेइज्जत करना, प्लस आपका क्या है दूसरे साइड कि उनको इज्जत देना। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में सम्मान देना, इज्जत देना, इन दोनों के बीच में एक करेक्ट बैलेंस बनाना काफी मुश्किल भी था कई बार। तो केयरफुल बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था अगर मुगलों को अपना राज्य पाट आगे बढ़ाना है।
देखिए, द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट एनेबल द मुगल टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मेनी किंग्स एंड चिफ्टियंस। देखिए, यही वजह थी जो इन्होंने क्या किया, अपने राजपाट को इतने लंबे समय तक चला पाए ये, और इनका शासन इतना अच्छा रहा क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी को ह्यूमिलेट करने का कोशिश नहीं किया, एक बैलेंस बना के रखा। काफ़ी बार मुश्किल भी हुई, पर औरंगजेब ने ये बैलेंस नहीं बनाया, तो औरंगजेब ने शिवाजी को काफ़ी इंसल्ट किया, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। जब तक शिवाजी जिंदा रहे, इनको बिल्कुल इनके नाक में दम कर दिया शिवाजी ने औरंगजेब के, ना ही उन्होंने एक्सेप्ट की मुगल अथॉरिटी को। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था मुगल अथॉरिटी को, तो क्या हुआ था, औरंगजेब ने शिवाजी को बुला के बहुत ज़्यादा इनकी बेइज्जती की, जिसकी वजह से शिवाजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला भाई अब हम मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने रेबल कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, तो मुगल अथॉरिटी के खिलाफ। अब देखिए, मुगल के मैरिज जो होते थे वो राजपूत से थे। मुगल क्या करते थे, शादी करते थे राजपूत की बेटियों से। जैसे जो मदर थी जहांगीर थी, वो कछावा प्रिंसेस थी, और डॉटर जो थी आपके ऑफ द राजपूत, डॉटर क्या किसकी थी, राजपूत अम्बेर की। द मदर जो थे शाहजहां के क्या थे आपके, वो आपके राठौर प्रिंसेस थी, डॉटर थी राजपूत रूलर मारवाड़ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनसबदार और जागीरदार के बारे में समझते हैं। देखिए, मनसबदार और जागीरदार के बारे में अगर समझेंगे तो ये बहुत ही डिफरेंट था। अगर आप बात करेंगे मुक्तिदार के बारे में, हमने बात की थी ना मुक्ति और मुक्तिदार एकता, तो उससे किस तरह से डिफरेंट था अभी हम इस बारे में जानेंगे। देखिए क्या हुआ, जो एम्पायर जैसे जैसे एक्सपैंड हुआ, डिफरेंट रीजन द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। मुगल ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को अपने ही शासन काल में मिलाया और बोला भाई कि आप मुझे सलाह मशवरा दो। देखिए, जब हम पहले वाली चीज़ें देखेंगे तो पहले जब क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ तुर्किश नॉबल ही हुआ करते थे आपके, क्या थे आपके राजपाट में। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने तुर्किश नॉबल को ही अपने साथ नहीं रखा, बल्कि दे एक्सपैंड द इंक्लूडेड, उन्होंने ईरानियन हो गए, इंडियन मुस्लिम्स हो गए, अफगान हो गए, राजपूत हो गए, मराठा, तो इन सारे ग्रुप्स को भी अपने साथ मिलाया। अब देखिए, अगर आपको कोई अच्छा औहदा मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप भी सामने वाले इंसान को इज्जत दोगे, आप सोचोगे मुझे जो औहदा मिला है इनकी वजह से मिला है, तो हम इनके लिए ही काम करेंगे। तो ये जो इंडियन रूलर्स थे आपके, अफगान थे, ये इंडियन ऑरिजिन के जो लोग थे, जो मुस्लिम थे, तो इंडियन मुस्लिम हो गए, अफगान्स हो गए, राजपूत हो गए, इन सबको भी अपने क्या हुआ, अपने नॉबल्स में क्या किया गया, हिस्सा दिया गया इन लोगों को। ठीक है, अच्छे अच्छे पोजीशन प्रोवाइड किए गए। सलाह मशवरा राजा इनसे किया करता था जब भी इनको कोई शासन का कोई भी आपको ये क्या बोला जाए कि शासन का कोई भी निर्णय लेना पड़ता था। तो देखिए, ये चीज़ें बहुत अच्छी थी मुगलों में। तो आपका ये स्पेशली जो है आपके अकबर के टाइम में, अकबर ने ज़्यादा ये सब चीज़ों को बढ़ाया था। अब देखिए, दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस, अब जो भी मुगल सर्विस को ज्वाइन करते थे, मुगलों को क्या करते थे, सर्विस देते थे, उनको मनसबदार बोला जाता था। अब ये मनसबदार जो ये मुक्तिदार से ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। अब देखिए, ये टर्म जो मनसबदार है, इंडिविजुअल को क्या किया जाता था, हु होल्ड मनसब, जो मनसब होल्ड करता था। मनसब का अर्थ है, मनसब का मतलब क्या है, रैंक, कोई एक पोजीशन होल्ड करना, कोई एक रैंक होल्ड करना। अब इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम, अब ग्रेडिंग सिस्टम भी यूज़ किया जाता था मुगलों के द्वारा, जैसे रैंक देना, अब जितनी अच्छी रैंक उतनी अच्छी सैलरी, अब मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से उसको दी जाती थी। और रैंक और सैलरी जो डिटरमाइन किया जाता था वो न्यूमेरिकल वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 एक नंबर्स दे दिया जाता था उनके रैंक को, और उसको बोला जाता था जाट। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। लेकिन टर्म जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेता है कि मनसबदार क्या होता है, मनसबदार किसकी राइन में था, किसके शासनकाल में था, जाट क्या होता है। तो आपको 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको वहाँ से टिक लगाना होगा कि रैंक और सैलरी से रिलेटेड है वो, रैंक या फिर सैलरी। अब देखिए, जैसे जैसे हाईएस्ट जाट होगा, अगर हायर जाट होगा तो मोस्ट प्रेस्टिजियस वाज द नोबल प्रिंस इन द कोर्ट, एंड द लार्जर हिज सैलरी। हायर जाट, हायर सैलरी, हायर प्रेस्टिजियस, हायर जाट का क्या है, इज्जत है आपका मुगल के कोर्ट में। अब देखिए, मनसबदार को कुछ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती थी, रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन, और उनको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन को भी क्या किया जाता था, इनको बोला जाता था रखने के लिए। देख, घुड़सवार, ये कैवलरी मैन का मतलब है घुड़सवार, तो घुड़सवार को भी रखा जाता था इनके द्वारा, तो मेंटेन किया जाता था स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। अब देखिए, मनसबदार जो है, द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। मनसबदार क्या करते थे,
अपने घोड़ों के रिव्यू के लिए भी लेके आते थे, घोड़ों के और घुड़सवार हैं उनको भी लेके आते थे रिव्यू के लिए, क्योंकि उनका नाम रजिस्टर किया जाता था मुगलों के द्वारा, मुगल अथॉरिटी के अंदर, ताकि उनको सैलरी भी उसी हिसाब से उनका सैलरी को एक्सेस किया जाए, उनको बताया जाए कि भाई आप इतने पैसे उन मनसब से, उन जगह से जो आपको दिया गया है वहाँ से कलेक्ट करेंगे। क्योंकि अनाप अगर ये कलेक्शन का अगर प्राइस अगर फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, इनके द्वारा अनाप शनाप पैसा लगाया जाएगा, और सफ़र कौन करेगी, आपकी पीजेंट्री वर्ग जो कि पैसा देती है। तो आपका क्या होगा, फार्मर्स वाला एरिया जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करेगा, फार्मर ज़्यादा सफ़र करेंगे इस चीज़ में, किसान ज़्यादा सफ़र करेंगे, जो छोटे मोटे मजदूर होंगे वो ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या अपनाया गया, इन मनसबदारों को मिलिट्री का जो काम दिया गया, अब जो इनको सैन्य अभियान का काम दिया गया है, तो इन लोग के पास कुछ नंबर्स ऑफ कैवलरी मैन रखने होते थे, घुड़सवार रखने होते थे और घोड़े रखने होते थे। गॉट देम रजिस्टर्ड, अब क्या होता था, इनको रजिस्ट्रेशन भी कराना होता था। देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, और उनके हॉर्सेस की ब्रांडिंग की जाती थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, उनकी हॉर्सेस की ब्रांडिंग की जाती थी, और फिर उनको उसी के बदले मनी दिया जाता था, और वो मनी उनके सैलरी के फॉर्म में होता था, उनको पे किया जाता था जो भी मनी, वही उनकी सैलरी होती थी, और जितनी उनकी सैलरी होती थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही वो कलेक्ट कर सकते थे, ताकि वो अपने घोड़ों को और अपने सैलरी, अपने जो घुड़सवार को, घोड़ों को और अपनी सैलरी सब कुछ उसमें से निकाल सकें। अब देखिए मनसबदार जो रिसीव करते थे सैलरी एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट, उनको बोला था जागीर, ठीक है। अब देखिए जो भी लैंड जो इनको दिया गया, लैंड को क्या बोला जा रहा है, अभी तक जो इल्तुतमिश के टाइम में इक्तादार वाला सिस्टम शुरू हुआ था, इक्ता जिसको लैंड बोला जाता था, अब ये लैंड जिसको बोला जाता था, लैंड की जगह पे अब यहाँ क्या बोला जाने लग गया, कि जागीर बोला जाने लग गया, जागीर बोला जाने लग गया। बट मुक्ति की तरह देखिए जो मनसबदार था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब डिफरेंट कैसे था, अब ये समझिए, देखिए मुक्ति को क्या होता था, उसी एरिया में रहना होता था, लेकिन मनसबदार को क्या है, वो उसी एरिया में रहना क्या ज़रूरत नहीं है, वो एक दो चक्कर काट के आ जाता था महीने 2 महीने में, लेकिन इसकी जगह पे इनके सर्वेंट, इनके नौकर होते थे जो पैसा वहाँ से कलेक्ट करते थे। और देखिए एक बात और समझना है, they only had right to revenue of their assignment which was collected for them by their servant। देख रहे हो आप, सर्वेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, मनसबदार जबकि सर्व कर रहा था होता था मुगलों को किसी और जगह पे, क्योंकि मनसबदार का एक काम और भी था, क्या काम था भाई, तो आपके कैवलरी मैन रखना था, आपके क्या बोलते हैं घुड़सवार रखने थे, और आपका सैनिक अभियान भी करना था। तो ये सारी चीज़ें थी, अगर वो इसी प्लेस पे रहेगा तो वो फिर काम कैसे करेगा, तो इस वजह से एक थोड़ा सा विंडो दिया गया कि उनके जगह पे उनके सर्वेंट है जो थोड़ा सा काम करेंगे, और मनसबदार एक दो चक्कर काट के आपका सर्वे करता रहेगा। देखिए अकबर के राइन में जो जागीर जो थे बहुत ही आराम से काम किया, बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाए ये जागीर को, और जो उनका रेवेन्यू, सो दैट द रेवेन्यू वाज रफली कैलकुलेटेड टू द इक्वल टू द सैलरी, तो उनको जितना रेवेन्यू मिलता था वो उतनी इक्वल टू उनकी सैलरी हो जाती थी, सैलरी ऑफ मनसबदार। तो रेवेन्यू क्या होता था, उनकी सैलरी के इक्वल कर रहा, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे, रेवेन्यू जो होता था वो सैलरी के इक्वल होता था, मतलब जितना रेवेन्यू उनको बोला गया है उतनी ही उनकी सैलरी होगी, सैलरी का कुछ हिस्सा वो अपने पास रखेंगे, कुछ अपने घुड़सवार वगैरह को देंगे, और कुछ वो क्या करेंगे, कुछ आपके मुगलों की, आप बोलेंगे कि मुगल के ट्रेजरी में रखाएंगे, ठीक है, उनके राजकोष में रखाया जाएगा मुगलों को, तो रेवेन्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैलरी। तो मनसबदार की जितनी सैलरी होगी उतना ही वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, और रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, तो सर्वेंट उनके बिहाफ पे कलेक्ट करेगा। अब देखिए औरंगजेब तक आते आते क्या हुआ, दिस वॉज नो लॉन्गर द केस, अब ये ऐसा नहीं हो पाया, एक्चुअल रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो जो क्या था वो इक्वल था, वो आपके वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। देखिए आपको सैलरी क्या है ज़्यादा है, लेकिन रेवेन्यू का कलेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब इसका रीज़न भी समझेंगे कि क्यों कम हो गया, क्यों सैलरी उतनी नहीं हो पा रही जितना कि रेवेन्यू का कलेक्शन है। तो सैलरी क्या है, सैलरी ज़्यादा है, रेवेन्यू का कलेक्शन कम है, इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपके आतंक फैल जाएगा ऑब्वियसली जागीरदार वालों का, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको अपना खर्चा तो निकालना ही है, तो अपना खर्चा अपने जेब से थोड़ी निकालेंगे, क्या करेंगे, वो आपके जो पीजेंट्री वर्ग है उन पर अत्याचार करेंगे, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो, लैंड छोटा है तो क्या हो गया, हम टैक्स ज़्यादा लगा देंगे ताकि तुम ज़्यादा पैसा दोगे हमको, तो ये वाला हिसाब चला इनका। तो देखिए क्या हुआ कि मनसबदार जो आपके थे, आपके जब बात करेंगे औरंगजेब के टाइम में, तो बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से जागीर मिलने में काफ़ी टाइम लगता था, और जागीर जो मिलता था वो भी छोटा छोटा जागीर मिलता था। जागीर का शॉर्टेज होने की वजह से क्या हो गया,
जो कि ना इन लोगों के द्वारा बहुत ही अत्याचार भी बढ़ गया। जो इनके अंदर जो मनसबदार काम करते थे, ये लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार भी करने लगे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो भी जागीरदार थे आपके, वो ट्राई करते थे कि एक्सट्रैक्ट कर सके जितना भी रेवेन्यू वो पॉसिबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस जागीर से। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल, और औरंगजेब क्या है, औरंगजेब इस सारी डेवलपमेंट को, इस सारी चीज़ों को क्या करा, कंट्रोल नहीं कर पाया अपने लास्ट ईयर, अपने अपने शासन काल के दौरान। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से पीजेंट्री वर्ग है, पीजेंट्री का मतलब है फार्मर्स वर्ग। अब तो आपको बहुत सारे ऐसे जो वर्ड्स हैं वो याद हो गए होंगे। देखिए थोड़े मोड़े आपको जो हिंदी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जो आप हिंदी लैंग्वेज नहीं सॉरी, जो आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनको भी समझने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैं हर एक एक वर्ड का भी आपको जो टफ वर्ड्स होते हैं उनके हिंदी ही बताती हूँ। आप लोग ये क्या कीजिए, जो भी आपको टफ वर्ड्स लगे आप कहीं लिख लिया कीजिए। देखिए इससे क्या होगा, इससे आपका वोकैब्स अच्छा होगा। और चीज़ों को देखिए, अंग्रेजी सीखनी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो इतना रिस्ट्रिक्ट और रिजिड होने से नहीं होगा कि हम नहीं सीखेंगे, तो सीखनी ज़रूरी है। तो जो चीज़ ज़रूरी है वो करनी चाहिए। देखिए वो आपकी पर्सनालिटी के लिए है, वो आपके लिए है, तो आप ये चीज़ें करिए। तो देखिए ये राइन है, देखिए राइन वर्ड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो राइन का वर्ड देखिए, राइन क्या होता है। प्रेजेंट्री वर्ग हो गया, हमने पीछे प्रीमोजेनिचर पढ़ा था, फिर कॉपर सेंड्री पढ़ा था। तो ये सब वर्ड्स को आप कहीं लिख लीजिए और हमेशा पढ़ते रहिए। देखिए हमेशा जब रिकॉल करते रहेंगे चीज़ों को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि याद हो जाएगा। तो वो आपके लिए है, तो आप इतनी सी तो खुद पे मेहनत कीजिए, ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में इतना मेहनत करना। अब देखिए जो राइन था प्रेजेंट्री इस वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा था औरंगजेब के टाइम में, क्योंकि ये लोग अनाप शनाप पैसा ले रहे थे पीजेंट वर्ग से, जो इनके अंदर मनसबदार जो लोग थे। अब देखेंगे, देखिए मनसबदार जो मिलिट्री मार्च करते थे घुड़सवार के साथ, आप देख सकते हैं किस तरह से ये मार्च वाला एरिया मार्च चलता था इनके साथ। अब देखिए ये देखिए औरंगजेब के टाइम में देख सकते हैं, ये जो आपका ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल क्या कर रहा है, अपना ब्राइवरी कलेक्ट कर रहा है मनसबदार से। यहाँ जो इसे मनसबदार के जो सर्वेंट हैं बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। देखिए आप पीजेंट्री वर्क को, तो ये मिनिएचर पेंटिंग है, छोटी पेंटिंग है, जो दर्शाई गई है कि क्या चीज़ें चल रही थी और कितना बुरा हो रहा था लोगों के साथ। तो ये सब सारी चीज़ें दर्शाने का ट्राई किया गया है। तो ये मुगलों के टाइम में भी हुआ था, जो आपके लिए दिखाया गया डिटेल्स फ्रॉम द मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां राइन डिपेक्टिंग करेक्शन इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये शाहजहां के टाइम में बनवाया गया है, जो उनके फादर के राइन से दिखाता है कि कितना करप्शन बढ़ गया था इस चीज़ के बीच में, मनसबदारी चीज़ों में। देखिए जब्त और जमींदार क्या होता है। देखिए जमींदार टर्म जो है ना वो डिफरेंट है, आप अभी समझेंगे क्यों डिफरेंस है मनसबदार से। देखिए जो मेन रिसोर्स ऑफ इनकम क्या था, अवेलेबल था मुगलों के लिए, क्या था वो, तो आपका टैक्स मिलता था, जो कि प्रोडक्शन होता था, जो भी उत्पादन होता था पीजेंट्री वर्ग से क्या होता था, टैक्स को कलेक्शन किया जाता था मुगलों के द्वारा। तो मेन सोर्स क्या था इनकम का, वो मुगल के लिए वो था आपका पीजेंट्री के द्वारा जो भी आपका कलेक्शन हो रहा है, आपके फार्मर वर्ग से, आपके किसानों के वर्ग से जो भी आपका क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, उनसे उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम निकल रहा था। वो उनका जो उनका बोलेंगे आप रोजी रोटी चल रही थी, उनसे ही चल रही थी। अब देखिए मोस्ट प्लेसेस क्या था, पीजेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट। तो रूरल एलाइट कौन होते थे, तो कुलीन वर्ग, जो कि आपके हायर नॉबल्स बोल सकते हैं, हायर सोसाइटी में जो बिलोंग करते थे, हेडमैन हो गए, इनके पास बहुत पैसा है, लोकल चेफ्टमेंट्स हो गए, चेफ्टियंस हो गए। तो इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, आपका टैक्स कलेक्ट किया जाता था। किससे, तो पीजेंट से टैक्स को कलेक्शन किया जाता था इनके द्वारा मुगल अथॉरिटी के बिहाफ में, मुगल अथॉरिटी के लिए। तो मुगल यूज क्या करते थे, मुगल इनके लिए टर्म यूज करते थे जमींदार। देखिए इनका काम क्या है, इनका काम मिलिट्री एक्सपेडिशन का नहीं है, सैन्य अभियान जो मनसबदार जो कर रहे हैं वो काम इनका नहीं है। इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसा को कलेक्ट करना। तो जमींदार क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलियां हैं, किसके बीच में, तो आपके मुगल एम्पायर के बीच में और आपके पीजेंट्स के बीच में। तो इन दोनों के बीच में एक बिचौलिया का काम चल रहा है, किसके द्वारा, जमींदार के द्वारा। अब देखिए वेदर देवर लोकल हेडमैन है और विलेज है, या फिर पावरफुल चेफ्टियंस है, तो यही जो है इंटरमीडियरीज का काम करेंगे, बिचौलिया का काम करेंगे। अब देखिए अकबर के राइन में, अकबर के शासन काल में एक रेवेन्यू मिनिस्टर था जिनका नाम था टोडरमल। ये बहुत ही फेमस थे और बहुत ही आप बोल सकते हैं इनका दिमाग बहुत चलता था चीज़ों में, ये काफ़ी ज़्यादा समझदार थे। तो इनको अकबर ने बोला कि क्या भाई देखो, उनको बुला के बोला कि भाई देखो, क्या हम जो क्रॉपिंग सिस्टम पे जैसे भी मन तैसे पैसा नहीं लगा सकते, कुछ ना कुछ तो इसका क्या इलाज निकालना चाहिए। चलो एक काम करो, आप क्या करो, केयरफुल सर्वे करो, सब जगह का सर्वे करो, पूरा परीक्षण करो कि 10 साल में
1570 के 80 के बीच में 10 साल में कितने ज़्यादा जो आपकी कैश, जो आपके क्रॉप है, जो आपके उपजाए गए हैं। देखिए अकबर का शासनकाल क्या था, आपको बताएंगे 1556 से 1605 के बीच में। तो 1570 से 80 के बीच का उन्होंने बोला कि भाई 10 साल का रेवेन्यू का रिकॉर्ड निकालो, देखो टैक्सेस कहाँ से कितने कलेक्ट हुए हैं, कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ है, कौन से लैंड में क्या प्रोडक्शन हुआ है, सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखो और मुझे बताओ कि उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे क्या टैक्स लगाना चाहिए। तो इसके हिसाब से हर क्रॉप का टैक्स क्या किया गया, फिक्स किया गया। इसी को बोला गया धैसला सिस्टम। जो 10 साल का सिस्टम है, इसी को बोला गया धैसला सिस्टम। जो 10 साल के पूरा रेवेन्यू का एसेस होगा, देखा जाएगा कौन सी जगह पे कितना टैक्स निकाला गया। तो बंजर भूमि पे, बंजर भूमि जो उपजाऊ नहीं है उस पर टैक्स क्या होगा, कम होगा। जिसका प्रोडक्शन पैदावार कम है, प्रोडक्शन कम है, उसका टैक्स भी कम। जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा, पैदावार ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा, तो उसका क्या होगा, उसका टैक्स भी ज़्यादा। कम प्रोडक्शन कम टैक्स, ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा टैक्स। तो ये सारा हिसाब इनके द्वारा किया गया। अब देखिए जो ऐसा हिसाब करेगा तो देखिए उसके लाइन में तो अमन और चैन रहेगा ही। ऑब्वियसली बात है, चैन तो होगा ना उनकी लाइन में, क्योंकि भाई सभी लोगों से उतना ही टैक्स वसूल दिया जा रहा है जितना वो कैपेबल है। ना तो उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है और ना ही कम टैक्स। तो ये चीज़ें हुई अकबर के लाइन में, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें थी। अब देखिए हर प्रोविंस को, जितने भी प्रोविंस था, इच प्रोविंस को डिवाइड कर दिया गया रेवेन्यू सर्कल में अकॉर्डिंग टू उनके क्या थे, उनके लैंड के हिसाब से कि कौन से लैंड कितनी उपजाऊ है और कितना ये टैक्स दे सकते हैं। विद ओल्ड शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स, और रेवेन्यू रेट भी फिक्स कर दिया गया हर एक इंडिविजुअल क्रॉप्स के लिए। और ये रेवेन्यू सिस्टम को क्या बोला गया, जब्त बोला गया। आपको इस बात का ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है किसको जब्त बोला गया, तो अकबर के टाइम पे जो रेवेन्यू सिस्टम को, और रेवेन्यू सिस्टम का जो काम किया गया, रेवेन्यू सिस्टम जो बनाया गया, उसी को जब्त का नाम दिया गया। अब देखिए ये कहाँ कहाँ प्रिविलेंट थे, तो ये प्रिविलेंट थे कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ देखने को इसको सबसे ज़्यादा मिला। तो प्रिविलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे, जहाँ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर, मुगल के जो लोग थे, प्रशासनिक लोग थे, जहाँ जहाँ सर्वे कर पा रहे थे जिस भी लैंड का, उसको बोला गया कि भाई वो सही है। वहाँ पे ये क्या किया गया, वहाँ पे इसको लागू किया गया। लेकिन जहाँ नहीं कर पा रहे थे वहाँ लागू करना मुश्किल था। अब ये पॉसिबल नहीं था गुजरात और बंगाल वाले एरिया में, तो यहाँ पे इसको लागू नहीं किया गया। जहाँ पे ज़रूरत था, जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा, जहाँ पे इसको किया जा चुका था, चेक किया जा चुका था, तो वहाँ पे इसको लागू कर दिया गया। सम एरिया में जमींदार के पास ज़्यादा पावर हो गए, एक्साइड ए ग्रेट डील ऑफ पावर, जहाँ पे उन पर ज़्यादा पावर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया मुगल एडमिनिस्ट्रेटर में। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, रेबल भी हुआ। रेबल मतलब क्या है, विद्रोह। तो इसकी वजह से विद्रोह भी हुआ। एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या किया गया, उन पर क्या किया गया, अत्याचार किए गए, उनको बहुत परेशान किया गया। अब देखिए समटाइम जमींदार और पीजेंट जो सेम कास्ट के होते थे, जमींदार आपके फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, वो लोग आपस में ही गुट बना लेते थे सेम कास्ट की होने की वजह से। और मुगल अथॉरिटी के खिलाफ क्या होता था, ये लोग अपना दावा बोल देते थे कि भाई हम चीज़ों को नहीं मानेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो उस चीज़ को। तो द पीजेंट्स रिवॉल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी, और इसकी वजह से भी इनकी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा क्या क्वेश्चन मार्क लगा, चैलेंज किया गया मुगल अथॉरिटी को एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। अब देखिए ये मिलिट्री कैंपेन जो है अकबर औरंगजेब के टाइम में है, ये कहाँ कहाँ पे मिलिट्री कैंपेन इन्होंने चलाया। अब देखिए एक बात समझना है, देखिए जब्त क्या है, जब्त है रेवेन्यू सिस्टम। जो रेवेन्यू सिस्टम आपके अकबर के टाइम में हुआ उसको बोला गया जब्त। देखिए जमींदार क्या है, आपके मनसबदार क्या है, इक्तादार क्या है, सब तीनों में डिफरेंस है। देखिए इनको मिलिट्री कैंपेन दिया गया है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ये वहाँ पे डिसाइड नहीं करते हैं जहाँ पे इनको काम दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे ये डिसाइड करेंगे, लेकिन एक दो चक्कर काट लेंगे। इनकी जगह पे कौन काम करेगा, तो सर्वेंट काम करेगा। इक्तादार की बात करेंगे तो इक्तादार को वही रहने बोला जाता था जहाँ पे इनको काम दिया जाता था। जमींदार की बात करेंगे तो जमींदार का सिर्फ काम है क्या करना, आपके रेवेन्यू को कलेक्ट करना। और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिचौलिया है किसके बीच में, जमींदार हो गए, ये हो गए इंटरमीडियरी, और ये आपके हो गए क्या हो गए, आपके राजा। ठीक है, सुल्तान हो गए आपके। तो ये आपके ये हो गया पीजेंट। तो पीजेंट और राजा के बीच में क्या है, ये इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। ये इनसे पैसा कलेक्ट करेगा और ये दे देगा इसको। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही आप सभी बंसल ट्यूटोरियल का
आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी सारे वीडियोस की। मैं ये वीडियो दोबारा अपलोड कर रही हूँ क्योंकि क्या हुआ था, आपके लास्ट टाइम जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पीड हाई हो गई थी, कुछ बच्चों का मैसेज आया था मैम स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है इस वीडियो को। तो आई होप अब सारे जो आपके जो भी कंसर्न है वो रिजॉल्व हो गए होंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखिए कभी भी ऐसा कुछ लगे आपको कि स्पीड ज़्यादा हो गई या कुछ भी है, तो आप बता सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। और या तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को आप भी देखिए, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके लक्ष्मीकांत की सीरीज़ भी शुरू हो गई है, तो लक्ष्मीकांत के आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। आपको चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है सारे के सारे प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, लाइक ज़रूर कर देना आप वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।